Hello, Bacha Party, my N Squarians. Welcome to all of you to the YouTube channel जिसका नाम है नीट निकेतन। और हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो आप जानते ही हो, वो है सॉल्यूशंस। काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमें हमारी डिस्कशन को आगे बढ़ाना है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि हम लोग अभी तक क्या क्या कर चुके हैं। Show you that this is what we have done so far, Rawls law and limitations of Rawls law. अभी बात करते हैं आगे, which is ideal and non-ideal solutions. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार नीट एग्जाम में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो ऑफ कोर्स दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं. हमने पिछले सेशन में पढ़ा था रॉल्स लॉ, तो यहाँ पे उसको काम में लाते हैं. और सबसे पहली बात क्या है कि बच्चे लोग आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं. एंड एज यू गाइस नो, वी लिव इन अ रियल वर्ल्ड, नॉट एवरीथिंग इज आइडियल. तो यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस तो पिक्चर में आना ही था. अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में दो टाइप के डेविएशंस हो सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन. ठीक है, तो जल्दी से फटाक से एक बार इस टेबल को गो थ्रू कर लेते हैं. एंड इनफैक्ट मैं एक बार हट जाती हूँ स्क्रीन से, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो. ठीक है, चलो. So yes, ideal solution, they obey Rawls law. Non-ideal solution, they do not follow Rawls law. Next step पे आते हैं बच्चे, डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी एंड डेल्टा V यानी कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग. ठीक है, कि जब आपने सॉल्वेंट सॉल्यूट को आपस में मिक्स कर दिया तो वो सॉल्यूशन बन गया. तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन है वो जीरो रहता है, कोई चेंज नहीं आता एंथैल्पी में. नीदर हीट इज इवॉल्व और नॉर एब्जॉर्ब्ड इन दिस पर्टिकुलर डिसोल्यूशन. आप ये बात बोल सकते हो. डेल्टा वी मिक्स का क्या मतलब है कि जब आपने दोनों चीजों को मिक्स किया उसके बाद वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आया, जो डिसोल्यूशन से पहले वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम है. इसीलिए डेल्टा वी यानी कि डेल्टा वी विच इज चेंज इन वॉल्यूम, इट कम्स आउट टू बी जीरो. ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं. वेयरएज अगर आप बात करोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, तो बच्चे डेल्टा एच मिक्स जो है यहाँ पे, यानी कि एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूशन, यानी कि डिसोल्यूशन के बाद जो एंथैल्पी है इट इज ग्रेटर देन जीरो. यानी कि आप इसे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बच्चे ये एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है. ठीक है, यहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी. और अगर बात की जाए नेगेटिव डेविएशन की, तो बच्चे यहाँ पे जो डेल्टा एच मिक्स है यानी कि एंथैल्पी मिक्स है वो यहाँ पे लेस देन जीरो है, चेंज इन एंथैल्पी मिक्स टू बी वेरी प्रिसाइज. तो यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है, और जब आप इनको मिक्स करोगे तो हीट निकलेगी, हीट इवॉल्व होगी. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पे आते हैं डेल्टा वी मिक्स. हमने आइडियल सॉल्यूशन के लिए देख लिया था कि बच्चे इट्स जीरो. अगर आप बात करो पॉजिटिव डेविएशन में, तो डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो. यानी कि सपोज आपने 60 ml और 20 ml कोई चीज मिक्स करी, तो यानी कि अब जो वॉल्यूम बनेगी ना फाइनल, वो 80 ml से ज्यादा होने वाली है. तो यानी कि जो डेल्टा वी मिक्स है वो पॉजिटिव निकल के आएगा. तो यही मतलब है इसका कि वॉल्यूम जो है डिसोल्यूशन के बाद बढ़ जाएगी. और अगर यहाँ बात की जाए नेगेटिव डेविएशन में, तो जो वॉल्यूम है वो डिसोल्यूशन के बाद डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी. ठीक है बच्चे, आगे ये रॉल्स लॉ वाली चीजें ये आप देख चुके हो, एज इट इज वही. ठीक है, देन अब यार अगर आइडियल सॉल्यूशंस में
डेल्टा वी मिक्स जो है वो 0 है। इसका क्या मतलब है कि जो पहले इंटरैक्शंस थे पार्टिकल्स के बीच में और जो बाद में इंटरैक्शंस है, यानी कि पहले सपोज अपने पास दो कंपोनेंट्स थे ए और बी, राइट? तो जो ए के बीच में इंटरैक्शन थे और जो बी के बीच में इंटरैक्शन है और बाद में ए और बी के बीच में इंटरैक्शन है, तभी तो वो सोल्यूशन बना ना। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे, ए बी और ए बी इंटरैक्शंस जो है वो सेम है, कोई उनमें चेंज नहीं आया है। जबकि अगर आप बात करो यार पॉजिटिव डेविएशन, अभी हमने देखा कि मैम जो डेल्टा वी मिक्स है ना वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो आपकी वॉल्यूम है वो बढ़ रही है। वॉल्यूम कब बढ़ रही होगी कि जब जो ये इंटरैक्शन डिसोल्यूशन के बाद इस्टेब्लिश हुए हैं वो कैसे हो, जो अट्रैक्टिव फोर्स ए बी के बीच में अगर वीक होंगे तभी तो वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा होगा ना। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे और वॉल्यूम एक्चुअली में कम होगा, जैसा कि नेगेटिव डेविएशन में एक्चुअली होता है। यहाँ पे अभी हमने देखा कि डेल्टा वी मिक्स जो है वॉल्यूम डिसोल्यूशन के बाद कम हो रहा है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, जो ए बी के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं आफ्टर डिसोल्यूशन, जब ए और बी के पार्टिकल्स ने आपस में इंटरैक्ट किया तो उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो ज्यादा था किससे, जो इनिशियल ए और बी के अट्रैक्टिव फोर्सेस से। तो इसीलिए बच्चे लोग वो वॉल्यूम जो है वहां पे डिक्रीज हो रही है। आई बिलीव आपको ये रीजन, ये कारण समझ में आ गया होगा, बहुत जरूरी है और बहुत लॉजिकल भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एस्केपिंग टेंडेंसी है ए और बी की वो सेम होती है। यहाँ पे ए और बी एस्केप इजीली शोइंग हायर वेपर प्रेशर देन दी एक्सपेक्टेड वैल्यू, और यहाँ पे लोअर। अब तो बच्चे लोग यहाँ पे हमको एक तो ग्राफ्स गिवन है फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आप देख सकते हो। उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और जिस पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो है बच्चे एग्जाम्पल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है, कौन पॉजिटिव डेविएशन और कौन नेगेटिव डेविएशन। फॉर एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो बेंजीन प्लस टोलुइन, देन वी कैन से एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, आगे पॉजिटिव डेविएशन की अगर बात की जाए तो हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि जहां पे भी आपको अल्कोहल दिख जाए ना वहां पे आपका पॉजिटिव डेविएशन ही होगा। जैसे कि वाटर प्लस अल्कोहल, हेक्सेन प्लस अल्कोहल, एसीटोन प्लस अल्कोहल, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस। इसके अलावा और सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो कौन से हैं, CHCl3, क्लोरोफॉर्म एंड CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, एंड एसीटोन प्लस CS2, ठीक है। तो ये क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अगर बात की जाए नेगेटिव डेविएशन की तो हमारे पास क्या एग्जाम्पल्स हैं, वाटर प्लस एसिड, चाहे आप H2O प्लस HCl लो, H2O प्लस HNO2 लो, ठीक है। अगर आप पानी और एसिड से सॉल्यूशन बना रहे हो तो वो हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला है। उसके अलावा एसीटोन प्लस एनिलीन एंड एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये क्या बनाते हैं, क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको और चीज क्या ध्यान रखनी है, अगर एसीटोन एनिलीन या फिर क्लोरोफॉर्म के साथ प्रेजेंट है तो वो नेगेटिव डेविएशन है। अगर एनिलीन अल्कोहल या CS2 के साथ प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव डेविएशन है। तो इस तरीके से आपको मिनिमम इन एग्जाम्पल्स को याद रखना है कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में जान चुके हैं जितना अभी हमें जरूरी है। अभी चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1, the mixture which shows positive deviation from Rawls law is, और ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात की गई है।
इथेनॉल प्लस एसीटोन, बेंजीन प्लस टोलुइन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन। तो मैंने आपको बताया था जहां पे भी आपको अल्कोहल दिख जाए दैट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। सो दैट इज ethanol plus acetone. So we can say that option number A here is the right option. ठीक है, option number A here is the correct choice. Okay, explanation आपको given है, you can see here. आगे चलते हैं, नीट 2019 पिछले वाले से जो लास्ट क्वेश्चन था उससे पिछले साल ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, For an ideal solution, the correct option is, ideal solution के लिए सही ऑप्शन क्या है? डेल्टा जी जीरो। एक और चीज जो पिछले सेशन में मैंने आपके लिए स्पेशली भाई लिख के रखी थी, बट आई गेस बताया नहीं। अब देखो यहाँ पे सही टाइम पे बताया जा रहा है, पता भी चल गया तुमको कि 2019 में पूछा जा चुका है। अब डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। चाहे आप आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हो, चाहे आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हो, डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव। और अगर बात की जाए चेंज इन एंट्रोपी की, ठीक है, यानी कि द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, अब चाहे आप किसी भी दो चीजों को या किन्हीं भी चीजों को आप अगर मिक्स करोगे तो रैंडमनेस हमेशा बढ़ेगी ना। तो चेंज इन एंट्रोपी दैट इज डेल्टा एस, इट विल ऑलवेज कम आउट टू बी पॉजिटिव। तो डेल्टा एस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये हमारे लिए हमको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इनफैक्ट वो अलग से भी लिख के दिया था। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, अरे बाप रे गलत स्लाइड ओपन कर दी जहां पे आपको ऑलरेडी आंसर दिख गया, बट कोई बात नहीं। तो डेल्टा जी जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बच्चे डेल्टा जी तो हमेशा क्या होता है मैम, डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा एस जीरो, नो, डेल्टा एस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव निकल के आता है। डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमें पता है आइडियल सॉल्यूशन में कोई चेंज वॉल्यूम में नहीं आता। ठीक है, बिफोर डिसोल्यूशन एंड आफ्टर डिसोल्यूशन जो वॉल्यूम है वो सेम रहती है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि मैम जो डेल्टा वी मिक्स होता है ना वो तो जीरो होता है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई। बचा ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा एच मिक्स इज जीरो, विच इज द राइट चॉइस। ठीक है, कि यस एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी in mixing of solutions is zero in case of an ideal solution. All right, जादू हुआ ना अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। Which of the following statement is correct? हमको correct statement बतानी है regarding a solution of two components A and B exhibiting positive deviation from Rolle's law. ठीक है, दो components हैं A and B, हमको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ के लिए करेक्ट है। दैट्स व्हाट वी हैव टू आंसर। डेल्टा वी मिक्स इज जीरो, नो, वी नो दैट डेल्टा वी मिक्स जो है वो तो मैम पॉजिटिव होता है, राइट, इट इज ग्रेटर देन जीरो इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, नीचे देख लेते हैं, मेरे को छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, डेल्टा एच मिक्स जीरो, नहीं यार, डेल्टा एच मिक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो नहीं हो सकता, बी सी अब थोड़े सिमिलर से हैं। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी बी आर इक्वल, नहीं, ये इक्वल तो कब होते हैं, जब हम आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ ए बी। एग्जैक्टली, तभी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है ना। एक्सप्लेन किया था मैंने आपको पीछे कि कैसे होता है। तो आई बिलीव दिस इज क्लियर, इसमें कोई इशू नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है, आई वुड गिव यू अ मिनट कि आप इसको रीड कर लो। ठीक है,
आगे चलते हैं। Which one of the following is incorrect? अपने को बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सी है फॉर आइडियल सोल्यूशन। डेल्टा P observed minus P calculated by Rolle's law is equal to 0। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको पहली बात आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो आप प्रेशर आपने ऑब्जर्व किया और जो आपने कैलकुलेट किया उसके बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, है ना, दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए, तो इट मस्ट बी इक्वल टू 0। इट इज करेक्ट। डेल्टा जी मिक्स 0, अभी बताया था डेल्टा जी मिक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, सो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। That is why it is our correct answer. Okay, please we should know this. Delta H delta U दोनों 0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। Which condition is not satisfied by an ideal solution? NEET 2013 का क्वेश्चन है। नॉट satisfied by an ideal solution। डेल्टा वी मिक्स 0 होता है, डेल्टा एस 0, डेल्टा एस तो कभी 0 नहीं हो सकता ना, एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ेगी ना सिस्टम की, चाहे आप कुछ भी कर लो, डेल्टा एस मिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होता है। तो हम बोलेंगे कि दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन, इसीलिए हमारा सही आंसर है। ठीक है, आप देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्या ये क्वेश्चंस टफ हैं? ओके, ऑलराइट, तो यू कैन सी हियर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमें पता है, हम बहुत स्मार्ट हैं, हमने कर लिया। ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल, अल्कोहल है, obeys Rolle's law, negative deviation, positive deviation, nearly ideal solution। मैम पॉजिटिव डेविएशन, ऑप्शन नंबर सी। तुम देख रहे हो, तुमको सब कराया हुआ है, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो PYQs हैं, तो आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। अ सॉल्यूशन containing components A and B follows Rolle's law। अब अगर वो Rolle's law फॉलो कर रहा है, then it must be an ideal solution। यही तो हमने शुरुआत से पढ़ा है ना, कि जो ideal solutions हैं वो Rolle's law को फॉलो करते हैं। इसमें क्या होगा? AB attraction force is greater, lesser, remains same, है ना, ideal solution है, इसीलिए मैम डेल्टा वी मिक्स भी जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये सेम पॉइंट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लिया आपने। ये देखिए एक्सप्लेनेशन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बात कर लेते हैं। ओह, यहाँ पे आपको आंसर क्यों दिखा? कोई बात नहीं, ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट। अब उसने आपसे पूछ लिया, बताओ इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करता? आपको एग्जाम्पल्स पता है, ये तो देखो, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन करते हैं, बेंजीन एंड टोलुइन करते हैं, C2H5Br एंड C2H5I ये भी करते हैं। ठीक है, ब्रोमो इथेन एंड आयोडो इथेन ये भी करते हैं, C2H5I एंड C2H5OH which is alcohol, right? अल्कोहल जो है वो कभी भी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करता। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है, हमें पता है कि वो क्या फॉर्म करेगा, जनरली पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, वाटर के साथ, एसीटोन के साथ, हेक्सेन के साथ। ठीक है, सो यू कैन सी हियर, आगे चलते हैं। Ideal solution is formed when its components have no volume change on mixing, right? They have no change, no volume change on mixing. No enthalpy change, yes, because we know that delta V mix जो होता है, it comes out to be 0. If we talk about delta H mix,
it also comes out to be 0. ठीक है, have both the above characteristics. क्या बात है, option number C है have high solubility. So we can say that option number C here is the right answer. तो यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको चेक किया कि क्या आपने सारे ऑप्शंस यहाँ पे रीड किए हैं या नहीं किए हैं. अगर आपने पहला ही ऑप्शन देख के उसको टिक कर दिया होता तो हमारा आंसर गलत होता. ठीक है, तो उसने यहाँ पे चेक किया कि आप पहले सारे ऑप्शंस देखो, और देखो मैंने ऑप्शन नंबर सी में कहा है कि ए और बी दोनों ठीक है. सही है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. और अब हमें चलना है आगे. ठीक है, आगे हमको क्या देखना है वो भी देख लेते हैं. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स. ठीक है, नेक्स्ट अपने को देखना है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स. अब इसके नाम में आ रहा है मिक्सचर्स. अब इसके बारे में खास बात क्या है, इसमें क्या होता है, जो पूरा मिक्सचर है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है. जनरली क्या होता है, सपोज आपने दो लिक्विड्स लिए जिसके दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी. फॉर इंस्टेंस जो ए का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 40 डिग्री सेल्सियस, जो बी का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 60 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो कंपोनेंट ए का 40 डिग्री सेल्सियस जल्दी आ जाएगा, तो क्या होगा, ए वाले कंपोनेंट के जो है वेपर्स बनने लगेंगे, बट बी वाले के एक्चुअली अभी वेपर्स नहीं बनेंगे. तो जैसे जैसे टेम्परेचर और राइज होगा, फाइनली 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, तब जाके ए के भी कुछ वेपर्स बन रहे होंगे और बी के भी बनने शुरू होंगे. ठीक है, जनरली ऐसा होता है. बट अगर आप बात करो बच्चे एजियोट्रॉप्स की, यहाँ पे आपके पास वो मिक्सचर तो है, इट इज एक्चुअली जस्ट अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विच बॉइल्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, एंड मोर ओवर बच्चे जो उसकी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन होती है वो लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में सेम पाई जाती है. और अगर आप इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करना चाहें, ठीक है, देन यू हैव टू यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है, व्हाट यू हैव टू यूज, इट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. आप एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिए, सब कुछ वही बातें लिखी हैं जो अभी बताई गई हैं. इसके अलावा एजियोट्रॉप्स को आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी बोलते हो. क्यों, क्योंकि पूरा जो एजियोट्रॉप है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा होता है, इसीलिए आप इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स के नाम से भी जानते हो. तो एक बार आप जल्दी से देख लो, इसमें सब कुछ आपको गिवन है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे. ठीक है भाई, इसके बाद हमें अभी बात करनी है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. तो देखो, सबसे पहले अपने को डिस्कस करना है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. अब इसमें क्या होता है, जनरली ये एजियोट्रॉप वो मिक्सचर्स शो करते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्ड्स लॉ से. पढ़ा था ना अभी हमने. सो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से होते हैं, द सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ड्स लॉ. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे जो वेपर प्रेशर होता है ना सॉल्यूशन का, वो मैक्सिमम रहता है. इफ अभी देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मैक्सिमम, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम होएगा कि नहीं होएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर मैक्सिमम पॉइंट पे है. सो द बॉइलिंग पॉइंट विल बी मिनिमम. और ऐसे ही केस में आप इसको क्या बोलते हो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. At this composition, the solution distills at constant temperature without change in its composition. जो ये बॉइलिंग पॉइंट है, इसी के टेम्परेचर पे जो पूरा सॉल्यूशन है वो बॉइल कर रहा होगा, और इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वाटर प्लस अल्कोहल, राइट, जहां पे भी अल्कोहल हो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, या फिर आप कह सकते हो
पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। बहुत बार आपको ये बात मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठनी बहुत जरूरी है। अगर नीट में ऐसा कोई सवाल आया तो डेफिनेटली आपको स्ट्राइक होगा, अरे अल्कोहल मतलब पॉजिटिव डेविएशन, मैडम ने बताया था। ठीक है भाई, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख लो, नोट करके रख लो, क्योंकि आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की। एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है, मिनिमम वाले का ऑपोजिट है। अब यहाँ पे क्या होगा, कौन से सॉल्यूशंस शो करते हैं जो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ दिखाते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जिस कॉम्पोजिशन पे ये सब कुछ हो रहा है ना, जिस पे वो बॉइल कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि जो टेम्परेचर है, वेयर वर वी, आई वाज सर्चिंग फॉर अ डिफरेंट पॉइंट फॉर यू। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है वो मिनिमम होगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चा वो मैक्सिमम होगा। आप इसको एक बार फटाफट से रीड कर लीजिए, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे वाटर प्लस एसिड। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत इजी। क्वेश्चंस देखते हैं। नीट 2019 में कुछ ही साल पहले का क्वेश्चन है, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का क्या मतलब है? इट सिंपली मीन्स, ओहो लेट मी रिड्यूस इट। इसका बच्चे सिंपली क्या मतलब है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप यानी कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, राइट। इट मीन्स नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कौन होता है? वाटर प्लस एसिड, जो हमको मेजरली याद है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं कि कुछ ऐसा है या नहीं, है ना। हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। सी, हमने फटाक से इतनी जल्दी वाले वीडियोस में सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। सो बी कॉन्फिडेंट, सब कुछ हो सकता है, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, डोंट वरी, वी आर विद यू। ओके, चलिए जी, ऑप्शन नंबर सेम, ऑप्शन नंबर बी जो अभी हमने डिसाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब कि पॉजिटिव डेविएशन, राइट। देख लेते हैं भाई, पॉजिटिव डेविएशन, बेंजीन एंड वाटर, इथेनॉल एंड वाटर, वाटर एंड इथाइल अल्कोहल, या बेंजीन एंड अल्कोहल। ये थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपको मल्टीपल जगह दिख रहा है कि आपको क्या बताना है। अल्कोहल, अल्कोहल पॉजिटिव डेविएशन, बताओ भाई। वाटर प्लस अल्कोहल बताया था कि नहीं बताया था? ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल एंड वाटर, वाटर प्लस अल्कोहल। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी हियर इज द राइट आंसर। सो दिस इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो, राइट। आप एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हमें चलना है आगे और बात कर लेते हैं वैन हॉफ फैक्टर, जिसको आप आई से, स्मॉल आई से डिनोट करते हो, एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। हमारे पास 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है। RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हमने रॉल्स लॉ में करी थी, एग्जैक्टली ये वही है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, दीज 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि मैम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। अब अगर आप बात करते हो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में, तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती हैं। किस चीज पे डिपेंड करती हैं मैम? फिर क्वांटिटी पे, कि सॉल्यूट कितना ज्यादा या कितना कम प्रेजेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो बड़ी सिंपल सी भाषा में बहुत आसानी से समझने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स से प्रॉपर्टी चेंज हो रहे हो,
तो उसको आप क्या बोलोगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलोगे, ठीक है। सो हियर यू कैन सी certain properties of dilute solutions containing non-volatile solute do not depend upon the nature of the solute dissolved but depend only upon the concentration, that is the number of particles of the solute present in the solution। ठीक है भाई, सिर्फ और सिर्फ concentration पे depend करती है। All right, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके हैं, फिर से बात कर लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी, अभी इसको लेकिन डिस्कस करने से पहले, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ने से पहले जो एक फैक्टर आता है वो है वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, क्योंकि ये बताता है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो तो डिपेंड करती है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो ये फैक्टर हमारे लिए बहुत जरूरी है जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन, या तो कोई जो हमारा मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो रहा है या फिर दो पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन होके एक पार्टिकल बना रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे केसेस में तो यहां पे आप देख लो वैन हॉफ फैक्टर, जिसको आप स्मॉल आई से डिनोट करते हो, इट इज प्रोड्यूस व्हेन सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स मास। एक बार आप पढ़ लो, जो जो चीजें आपको बताई है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हो जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं NaCl की, सबसे सिंपल एग्जांपल NaCl की, बच्चे कैसे डिसोसिएट होता है आयंस में, मैम Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, राइट। अब इसको बहुत इजीली समझते हुए मैं क्या बोल सकती हूँ, सपोज आपने ना अपने सॉल्यूशन में NaCl डाला, ठीक है, दिस इज योर सॉल्यूट, ऑलराइट। आपने बोला मैंने ना 100 पार्टिकल्स डाले हैं NaCl के, कितने पार्टिकल्स डाले हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 पार्टिकल्स। ठीक है, पर आपने तो उसको जैसे ही पानी में डाला वो आयंस में डिसोसिएट हो गया, यानी कि आयंस में टूट गया, और 100 ही पार्टिकल बने होंगे Na पॉजिटिव के और 100 ही पार्टिकल बने होंगे Cl नेगेटिव के। तो बच्चा लोग टोटल पार्टिकल्स जो हैं वो कितने हो गए, 100 से 200 पार्टिकल्स हो गए, है ना। तो इसीलिए जो प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनमें बदलाव आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे थे कि जो भी होगा वो 100 पार्टिकल के हिसाब से होगा, बट एक्चुअली जो अंदर चल रहा है वो तो 100 पार्टिकल, वो तो 200 यानी कि 200 पार्टिकल्स के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे देखो वो यही बात कह रहा है कि अगर आप बात कर रहे हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, NaCl, KCl, HCl, इनके बारे में जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, उसके केस में जो नंबर ऑफ आयंस है वो सिंपली किसके इक्वल है कि जब वो डिसोसिएट होके जितने आयंस में टूटा उसके ही इक्वल हो गया हमारा वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो अगर आप यहाँ पे NaCl के लिए निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं, 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा है। आप बोल सकते हो कि उससे 2 पार्टिकल्स बन रहे हैं। तो आप बोलोगे कि मैम NaCl के लिए ना I की वैल्यू जो है वो 2 है। कितनी है? 2 है, सही है। इन केस ऑफ एसोसिएशन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट, अब वो दोनों साथ में जुड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं CH3COOH के, तो ये डाइमराइज हो जाते हैं और डाइमराइज होने के बाद बना देते हैं कुछ ऐसा कंपाउंड। ठीक है, तो देखो यहां पे आपको 2 पार्टिकल से 1 पार्टिकल मिल रहा है ना। तो 1 पार्टिकल से कितना पार्टिकल मिला, आधा पार्टिकल मिला। तो इसके लिए यहाँ पे I की वैल्यू इज एक्चुअली 1/2 यानी कि 0.5। क्यों? क्योंकि 1 पार्टिकल से हमें कितना पार्टिकल मिला, आधा पार्टिकल मिला, 0.5। ठीक है, तो इसके लिए I की वैल्यू हो गई 2।
In case of dissociation, one molecule is forming two or more ions, so the Van 't Hoff factor will be more than 1. ठीक है? Yes. देख लिया वो हमने. आगे देख लेते हैं और Van 't Hoff फैक्टर के बारे में. जी एग्जैक्टली देखो, जो अभी एग्जाम्पल्स आपको जैसे समझाया है वो यहाँ पे और अच्छे से गिवन है, आप देख सकते हो. यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे. तो अगर वो एसोसिएट या डिसोसिएट होता है उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्क आएगा. कुछ एबनॉर्मल रिजल्ट्स देखे जाएंगे. अभी हम और डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मास के बारे में अभी हम और डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. सही है, ये हमने देख लिया. आगे वैन 't Hoff फैक्टर आई को निकालने के ये बेसिकली 3 फॉर्मूला आपके आगे लिखे हैं. अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में आई को निकालना चाहते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो आई को. ठीक है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड. बच्चे ऑब्जर्व्ड का क्या मतलब है? जो आपने एक्सपेरिमेंटली देखा. ठीक है, इसका क्या मतलब है? एक्सपेरिमेंटली जो आपने देखा. ठीक है, इसको आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऐसे भी निकाल सकते हो. और तीसरा तरीका नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास. एबनॉर्मल का मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है. कॉलिगेटिव के केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऊपर आती है, मास के केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है. सही है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में न्यूमरेटर में आती है. आप इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. सही. अब और कुछ बात वैन 't Hoff फैक्टर के बारे में कर लेते हैं. बच्चे अगर किसी तरीके का कोई एसोसिएशन कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ, जैसे कि अगर मैंने पानी में ग्लूकोज या सुक्रोज कुछ ऐसा मिलाया जो कि ना ही डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है, ऐसे केस में मेरे आई की वैल्यू यानी कि जो वैन 't Hoff फैक्टर की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बच्चे? 1 हो जाएगी. ठीक है, when there is no association or dissociation. I is greater than 1 in case of dissociation. देखो ये आप पीछे ऐसे भी देख सकते हो, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आफ्टर डिसोसिएशन वो ज्यादा होंगे ना, तो आपका न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से. तो ऑटोमेटिकली बच्चे लोग डिसोसिएशन के केस में क्या होगा? आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी. अगेन क्योंकि जो डिनोमिनेटर होगा वो छोटा निकल के आएगा न्यूमरेटर से. सही है भाई, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि आई की वैल्यू जो है कैसे वेरी करती है. 1 होती है जब कोई एसोसिएशन कोई डिसोसिएशन नहीं होता. डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1. इज दैट क्लियर? मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा. ओके, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 + n-1 इंटू अल्फा. जब भी आपको अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो. ये हर जगह वैलिड है. ठीक है, चाहे एसोसिएशन हो रहा है चाहे डिसोसिएशन हो रहा है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड. यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है मैम? ये n क्या है? ये n क्या है? जो ये वाला n है ना, इसको पता होना ज्यादा जरूरी है कि ये है क्या. तो बच्चे दिस n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जनरेटेड फ्रॉम वन पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. एक पार्टिकल से कितना पार्टिकल बना वो वैल्यू है n की. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं NaCl की, तो वैसे तो देखो उसमें सेम वही हो जाएगा. इसको चलो क्वेश्चंस के थ्रू ही समझते हैं. इसको अपन क्वेश्चंस के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं.
अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें, यहाँ पे n क्या है कि कितने पार्टिकल्स जो हैं बन रहे हैं एक पार्टिकल से। ऑल राइट, सो 1 + n - 1 × अल्फा। ये बात हो गई हमारी वैन टॉप फैक्टर के बारे में। अभी कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। ओके, अगर अब हम यहाँ पे I निकालने की कोशिश करें, ठीक है, I अगर हम निकालने की कोशिश करें तो हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया, I आप कैसे निकाल सकते हो? 1 + n - 1 × अल्फा, राइट? आप ऐसे निकाल सकते हो। चलो पहले वाले केस के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। अल्फा को अल्फा रहने देते हैं, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी इस डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन की, आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो देखो 1 प्लस, अभी देखो एक पार्टिकल से, यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल से मुझे 2 पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 - 1। चलो तुम्हें दिखाई देती हूँ, 2 - 1 × अल्फा। तो ये क्या बन गया बच्चे? 1 + अल्फा बन गया, राइट? 1 + अल्फा हो गया हमारी I की वैल्यू। हम किसकी बात कर रहे हैं? I के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं AB2। अब देखो ये कैसे डिसोसिएट होगा? A2 पॉजिटिव + 2B नेगेटिव। तो अब क्या बोलोगे इसके लिए? I की वैल्यू फिर से 1 + n - 1 × अल्फा। तो देखो 1 + n, अब की बार क्या है मैम? एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल्स बने? 3 पार्टिकल्स बने। एक बना A2 पॉजिटिव पार्टिकल और 2 बने B नेगेटिव के पार्टिकल। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एक से कितने जनरेट हुए? 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू डालोगे कितनी? 3। सो 1 + 3 - 1 × अल्फा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे आपकी I की वैल्यू क्या है? 1 + 2 अल्फा, ठीक है। आगे देखिए A2B3, अगर कुछ ऐसा आपने सॉल्यूट डाला तो ये कैसे डिसोसिएट होता है? 2A3 पॉजिटिव एंड 3B2 नेगेटिव, सही है। यहाँ पे एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल्स जनरेट हुए? 5। 2 पार्टिकल्स बने A3 पॉजिटिव के और 3 पार्टिकल्स बने B2 नेगेटिव के, राइट? तो चलिए फिर से हमारा जो I हो जाता है, I क्या हो जाएगा? 1 + n - 1 × अल्फा। n की वैल्यू है आपकी बार 5, सो 5 - 1 × अल्फा, यानी कि 1 + 4 अल्फा। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे I की। नेक्स्ट NaCl। अब देखो आपको पता है कि यार ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप वैसे ही बता सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि ये सीधा सीधा जितने पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है वही इसके I की वैल्यू है, वही इसके I की वैल्यू है। तो यहाँ पे I कितना आ गया? 2, ठीक है, क्लियर है। KCl, और देखो अगर आप इसको 1 + n - 1 × अल्फा से भी करते हो तो देखो आप इसको लिखो 1 + यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2। तो आप क्या बोल सकते हो? 1 + n - 1 × अल्फा। तो देखो ये क्या आया? 1 + 1 अल्फा, राइट? ये आया। अब इसके लिए जो अल्फा है, क्योंकि वो 100% डिसोसिएट हो गया तो अल्फा की वैल्यू 1 है, तो देखो ये वापस से कितना निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। जब आप इस अल्फा की वैल्यू को कितना डालोगे? 1 डालोगे, वापस से 2 निकल के आ गया। KCl के लिए बिल्कुल सेम है मैम, I की वैल्यू फिर से कितनी निकल के आ जाएगी? 2 निकल के आ जाएगी। K2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा? 2K पॉजिटिव + 3SO4 2 नेगेटिव, राइट? कितने पार्टिकल्स बने हैं भाई? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे जो I की वैल्यू है वो कितनी आ गई है? 5 आ जाएगी। क्लियर है? इसमें आई डोंट थिंक कि अब कोई परेशानी होनी चाहिए n निकालने के लिए, I निकालने के लिए। हमेशा याद रखना जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए जो अल्फा है, क्योंकि कंप्लीटली वो डिसोसिएट हो जाएगा तो 1 आएगा अल्फा की वैल्यू। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि वो कितने आयंस में डिसोसिएट हुआ है, वही उसके I की वैल्यू होगी। ऑलराइट, चलिए एसोसिएशन के केस में देख लेते हैं मैम I की वैल्यू। तो इट विल बी अगेन 1 + n - 1 × अल्फा, राइट? 1 + n - 1 × अल्फा। तो आप क्या लिखोगे? दो पार्टिकल से एक पार्टिकल मिल रहा है, तो एक पार्टिकल से आधा पार्टिकल मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे? 1 + 1/2 - 1 अल्फा।
तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 अल्फा। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे 3 पार्टिकल से एक पार्टिकल मिल रहा है, तो एक से कितना पार्टिकल मिल रहा होगा 1/3। तो आप इसको कैसे लिखोगे 1 प्लस n माइनस 1, 1/3 माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, इस तरीके से बच्चा लोग आपने आई को कैलकुलेट करना है। आई थिंक वैन हॉफ फैक्टर आपको क्लियर हो गया होगा, कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू चेक समथिंग। यस, ऑलराइट, कूल है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चंस। ओके, वैन हॉफ फैक्टर इज more than 1 in case of association, less than 1 in case of dissociation, normal molecular mass या ओके चलिए भाई बताइए, टेक अ मोमेंट। सबसे पहले बच्चे डिसोसिएशन के केस के लिए जो आई है वो ग्रेटर देन 1 निकल के आता है, किसके लिए, फॉर डिसोसिएशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं हो सकता। ठीक है, अभी बात करते हैं, हमने डिस्कस किया था बच्चे लोग मास के बारे में, राइट, एंड वी टॉक्ड कि मास के केस में जो एबनॉर्मल वाली वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आती है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी आपको ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले में ये चीज हमने करा दी थी, तो इट इज डन। ऑलराइट, आगे चलते हैं। जस्ट अ मोमेंट बच्चा लोग। The Van Hoff factor I for a dilute aqueous solution of the strong electrolyte of barium hydroxide, BaOH whole twice. This is your barium hydroxide. बच्चे लोग ये कैसे डिसोसिएट होता है मैम, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ऐसे डिसोसिएट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे सिंपली I की वैल्यू क्या हो जाएगी कि कितने आयंस में डिसोसिएट हुआ है, 1 + 2 यानी कि 3। तो इसके लिए सिंपली I की वैल्यू कितनी आ गई मैम, ऑप्शन नंबर डी विच इज 3। वेरी इजी, वेरी सिंपल, एंड दीज आर ऑल PYQs। बच्चे सभी के सभी ये क्या है, PYQs हैं। ठीक, देख सकते हो आप, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैन हॉफ फैक्टर I for a compound which undergoes dissociation in one solvent and association in the other solvent is respectively, okay, Van Hoff factor की वैल्यू अपने को बतानी है जिसमें वो पहले उसके साथ डिसोसिएशन हो रहा है फिर उसके साथ एसोसिएशन हो रहा है, तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। सबसे पहली बात, अगर आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं याद आ रहा, तो अब आपको इतना तो याद होगा कि मैम डिसोसिएशन के केस में मतलब ग्रेटर देन 1 होती है और एसोसिएशन के केस में लेस देन 1 होती है। इसके अलावा आपको ये तो नहीं पता होगा कि दोनों ही केसेस में ग्रेटर देन 1 होती है, एसोसिएशन में भी और डिसोसिएशन में भी, और ना ही आपको ये पता है कि एसोसिएशन में भी और डिसोसिएशन में ही दोनों में ही I की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो देखो एटलीस्ट तुम ऑप्शन नंबर बी और डी तो रिजेक्ट कर सकते हो, है ना। अब गेम 50-50 वाला हो गया है। अब अगर आप गेस भी कर रहे हो तो आपको स्मार्ट गेस करना है, ठीक है, कि यार इसमें से क्या हो सकता है। तो हमें पता है भाई कि डिसोसिएशन के लिए द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 एंड एसोसिएशन के लिए द वैल्यू इज लेस देन 1। ये क्या हो गया भाई, Van Hoff factor which undergoes dissociation in one solvent। नहीं भाई, डिसोसिएशन के केस में Van Hoff factor की वैल्यू ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। क्लियर है, आगे चलते हैं।
और डिस्कस करते हैं हमारे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मुझे लगता है कि ये आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, जो हमने पिछली बार किया था रॉल्ट्स लॉ, राइट। प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपने निकाला पी नॉट ए एक्स ए करके, फिर आपने एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी करके डाल दिया, राइट। फिर वहां से आपका निकल जाता है पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, यानी कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होता है बच्चे? आर एल वी पी जो है वो किसके इक्वल निकल के आता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट। ये बात बिल्कुल याद रखने वाली है जो आपको पता होनी चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल ये वैल्यू निकल के आती है। सही है बच्चे लोग, क्लियर है? इसके आगे आप देख लो वही चीज मैंने आपको बताई हुई है, और इसको ना हमने आगे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी हैव सम वाटर। ओके, क्लियर है? चलिए अभी देखो, हमने यहां तक डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, या अगर मैं इसको चाहूं कि मैम आप ना इसको फर्दर और क्या लिख सकती हूं, मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख सकती हूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने रहे होंगे? Na प्लस Nb रहे होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब अगर मैं बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रही हूं, तो क्या मैं Na प्लस Nb के लिए मैं ये बात बोल सकती हूँ कि मैम Na प्लस Nb की जो वैल्यू आएगी ना, वो अप्रोक्सीमेटली ना Na के इक्वल निकल के आएगी, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी कि उसमें जो सॉल्यूट है वो बहुत कम डला हुआ है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम निकल के आएंगे, राइट। तो ये वैल्यू जो है Na के इक्वल आ जाएगी। तो मैं इसको सिंपली Nb बाय Na बोल सकती हूँ, हाँ कि ना? बोल दिया, चलो जी, ये स्टेप मैम समझ में आ गया। Nb प्लस Na कैसे आया? अब नंबर ऑफ मोल्स मैंने तुम्हें सिखाया है ना कि कैसे निकालते हैं। मैम नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, कैसे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली नीचे कर दो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। उसी को ये रीअरेंज किया हुआ है। हर फॉर्मूला हमेशा याद करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको इतना पता है, आप ऑलरेडी आगे बढ़ सकते हो, है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है क्या है। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या कर देंगे? नलिफाई कर देंगे कि यार मतलब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, तो उसको हमने हटा दिया। Nb बाय Na आ गया, नंबर ऑफ मोल्स को तुमने गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास लिख दिया, इजी पीजी। ठीक है भाई, तो देख लो सब कुछ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, फटाफट से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने किचन में एग्स बॉईल करने डेफिनेटली रखे होंगे, और अगर नहीं रखे होंगे तो कहीं ना कहीं देखा होगा। अगर कहीं देखा नहीं होगा तो एटलीस्ट आई एम श्योर सुना होगा कि जब भी आप एग्स बॉईल रखने के लिए रखते हो, आप उसमें ना सॉल्ट भी डाल देते हो। टेस्ट के लिए नहीं डालते हैं। नंबर 1 जो हमारा कंफ्यूजन हो सकता था उसको दूर कर देते हैं। इट इज नॉट फॉर टेस्ट, इट इज टू एलिवेट द बॉइलिंग पॉइंट, ताकि जो एग्स हैं वो अच्छे से उबल जाएं और जल्दी उबल जाएं। ठीक है, ये होता है मकसद कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो जाता है। एलिवेट का मतलब होता है कि एक तरीके से बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो, आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट हो जाता है। ठीक है,
और अगर बात की जाए फ्रीजिंग पॉइंट की, तो वो डिप्रेस हो जाता है, यानी कि और कम हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो फ्रीज है, वो जो भी आपको फ्रीज करना है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से फ्रीज होगा, ठीक है। इट्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सो व्हेन वी ऐड अ नॉन वॉलेटाइल, इसको सॉल्यूट कर लो भाई। सो व्हेन वी ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में, तो जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज करता है, ठीक है, सही है। So to make the vapor pressure equal to the atmospheric pressure, the temperature of the solution needs to be increased. अब ये वेरिएशन कैसे आती है? This variation in the boiling point of the pure solvent and the solution is called as elevation in boiling point. जो अभी आपको समझाया वही है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब जो चेंज आया, ठीक है, जो चेंज आया बॉइलिंग पॉइंट में, उसको हम बोल देते हैं डेल्टा टीबी। क्या बोल देते हैं? डेल्टा टीबी, ठीक है। जो चेंज इन दिस बॉइलिंग पॉइंट आया विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा बी, ठीक है। ऐसा देखा जाता है कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। किसके प्रोपोर्शनल है? मोलालिटी के, ठीक है। जब आप यहां से ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो आपको एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, सही है। और हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, इसीलिए हमने पढ़ा था वैन हॉफ फैक्टर। तो आप यहाँ पे फाइनली क्या बोलते हो कि जो डेल्टा टी बी है ना मैम, इट इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी, ठीक है। जो यहाँ पे के बी है उसको आप बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, सही है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। मोलालिटी हमें मैम बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिया याद करने के लिए, सिंपली मैंने आपको बोला नंबर ऑफ मोल्स निकालो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से, या जिस भी और तरीके से, और जो सॉल्वेंट है उसको आप केजीज में लिख दो। कोई अगर ग्राम में वैल्यू गिवन है, डिवाइड इट बाय 1000 एंड यू विल गेट द वैल्यू इन केजीज, है ना। ये इधर क्या बोलते हैं इसको, ग्राम्स टू किलोग्राम्स, लीटर टू मिलीलीटर, ये सब करना हमको आता है, ठीक है। चलिए तो आप एक बार देख लो भाई इसको, इतना ही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देख लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर है। जो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट का वो भी प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलालिटी के। जब आप यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाओगे, तो आप बोल सकते हो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। इस के एफ को हम बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और फिर आ जाता है पिक्चर में हमारा कौन? वैन हॉफ फैक्टर, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई। बहुत इजी, बहुत सिंपल। यहाँ पे ना एक कुछ गलती थी, आई रिमेम्बर, इफ टी एफ इज द प्योर सॉल्वेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट, ये गलती थी, मैंने देखा था फ्रीजिंग पॉइंट, एंड टी एफ इज द सॉल्यूशंस फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन यहाँ पे भी क्या आएगा? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन एज डेल्टा टी एफ, ठीक है। क्लियर है? आई डोंट थिंक कि इसमें कोई परेशानी वाली बात है। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोसिस की वजह से होता है, और इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। we denote this by pi, and you can just simply say that pi is equal to CRT. यहाँ पे जो C है it is simply concentration of the solution, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और जो टेम्परेचर T जो है वो टेम्परेचर है ही।
इसको आप फिर से पिक्चर में I आता है, दैट इज योर वैन टॉप फैक्टर। तो आप फाइनली इसको लिख सकते हो पाई इज इक्वल टू CICRT। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को भी आप यहाँ पे बोल सकते हो वैसे सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्लियर है? कोई परेशानी आई डोंट थिंक होनी चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर खत्म कर लिए हैं, ठीक है, खुशी की बात। और अब हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी इफ यू हैव एनी डाउट। नीट 2021 का क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी है या कितना हार्ड है, मेरे को बताना इजी है या हार्ड है, ठीक है। The following solutions were prepared by dissolving 10 gram of glucose in 250 ml of water, 10 gram of urea in 250 ml of water and 10 gram of sucrose in 250 ml of water। सब कुछ आपने जो भी है ये तीनों चीजें सुक्रोज, ग्लूकोज एंड यूरिया, इन तीनों को ही आपने 250 ml पानी में अलग अलग में मिलाया है और हर किसी का 10 ग्राम लिया है। द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दीज सॉल्यूशंस इज, देखो यार क्या होता है, पाई इज इक्वल टू ICRT। सभी के सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, ना इनमें कोई एसोसिएशन होगी ना इनमें कोई डिसोसिएशन होगी, तो सभी केसेस में I की वैल्यू तो 1 है, तो I का फैक्टर तो हटा दो, ठीक है। R भी सेम है, T भी सेम है सबके लिए, बचा क्या, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन मैम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हम सिर्फ देख रहे हैं पाई को, वॉल्यूम भी देखो सेम है 250 ml, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम भी हटा दो। नंबर ऑफ मोल्स, या तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो या फिर क्या करो, तुमको पता है यार नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सबका गिवन मास भी सेम है, सबके लिए गिवन मास भी सेम है, किस चीज पे वेरी कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास। तो पाई और मॉलिक्यूलर मास मेरे को पता चल रहा है कि यार इनवर्सली रिलेटेड है ना, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा पाई की वैल्यू उतनी कम निकल के आएगी, ठीक है। तो बस निकाल लो, सुक्रोज का सबसे ज्यादा यार मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, सबसे पहले होता है सुक्रोज का, फिर होता है ग्लूकोज का, ये तो देख के ही पता चल रहा है, फिर होता है यूरिया का। तो जो प्रेशर है वो जस्ट इसका ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज के लिए हमको क्या गिवन है, P1 गिवन है, सुक्रोज के लिए हमको आई गेस P2 गिवन है, और यूरिया के लिए हमको P3 गिवन है। नहीं, सुक्रोज के लिए हमको P3 गिवन है, सॉरी बच्चा लोग, इसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं, P3 गिवन है। और सुक्रो, हम कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं भाई, सुक्रोज के लिए P3 है, ठीक है, माय बैड, सुक्रोज के लिए P3 है, और यूरिया के लिए, यूरिया कहाँ है, यूरिया के लिए P2 है, ठीक है। तो यार ये ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, P2 P1 P3, ठीक है। P2 जो है वो सबसे बड़ा है, P2 P1 P3, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना था, ठीक है। एक ही बात है, वो तो आप निकाल के देख ही लोगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई कैलकुलेशन की इसमें जरूरत नहीं थी, लेकिन एग्जामिनर ने ना आपको डरा दिया, 10 ग्राम्स दे दिया, 250 ml दे दिया, P1 P2 P3 ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, बट एक्चुअली आपको कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, सिंपली जिस सिर्फ मॉलिक्यूलर मास देखना भी नहीं था, देखते ही पता चल रहा है कि ऑब्वियस सी बात है सुक्रोज का ज्यादा होगा, C12 H22 O11 ऑफ कोर्स, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF ऑफ बेंजीन आपको गिवन है, KF की वैल्यू आपको गिवन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन of molality 0.078 containing a non-electrolyte solute in benzene is, बहुत इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है।
आपको क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ पे डेल्टा टी एफ, ठीक है। आप क्या बोलोगे, आई इंटू के एफ इंटू एम, सब कुछ गिवन है आपके पास। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आई की वैल्यू 1 हो गई, के एफ आपको गिवन है 5.12, मोलालिटी आपको गिवन है 0.078। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन, एग्जैक्टली, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन, जब आप 0.399 मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करना आपका काम, मेरा काम आपको समझाना है, ठीक है जी। तो 0.40 केल्विन, सही है, 0.40 केल्विन। कैसा लग रहा है नीट के क्वेश्चंस देख के, बताना जरूर, आई एम वेटिंग। क्योंकि जो तुम इतना डरे बैठे हो ना कि नीट आ रहा है, बहुत टफ है, तो क्वेश्चंस को देखो एंड देन यू विल रियलाइज कि अरे बहुत इजी है, सब हो जाएगा, ठीक है। पर कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है, लगातार जैसे जो कराया जा रहा है उसको करिए एंड यू विल रॉक, ठीक है। इफ मोलालिटी ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन इज डबल्ड, मोलालिटी को आपने डबल कर दिया, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF विल, तो बच्चे हर सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है, मोलालिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको नहीं भी पता ना, तो मुझे लगता है कि यार आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको दिखाई देता होगा कि यार जब भी आपको, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन देख लो, कि जब भी आपको बेंजीन के लिए, कहाँ गया हमारा बेंजीन, हाँ ये रहा, जब भी आपको बेंजीन की फॉर इंस्टेंस बात की गई है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है वो आपको हमेशा 5.12 गिवन होगा हर जगह, है ना। आपने फॉर श्योर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि यार वो तो ना हर सॉल्वेंट के लिए वो वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। तो इट विल बी अनचेंज्ड, चाहे आप मोलालिटी को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, क्वाड्रपल कर दो, डजंट मैटर, ठीक है। और देखो नीट 2017 का क्वेश्चन है, बताइए, चलिए, यू कैन सी द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट K इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन भी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से आप इतनी रीड कीजिए बच्चा लोग। अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज has been prepared by dissolving 68.5 grams of sucrose in 1000 gram of water. The freezing point of the solution obtained will be, तो चलो इसको ना यहाँ पे देख लेते हैं सीधा। अगर आपको, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वैसे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। आपको मोलर मास गिवन है, आपको ऑलरेडी मास गिवन है, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो 1000 ग्राम वाटर में, यानी कि जो 1 kg ऑफ वाटर, यानी कि जो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, कितने निकलेंगे भाई, 342 डिवाइडेड बाय 68.5, ठीक है। ये आ गए, इसकी मोलालिटी आ गई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आ गई इसकी मोलालिटी, और आपको बताना है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अभी देखो, हम पहले निकालेंगे डेल्टा TF विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो, आपने डेल्टा TF निकाला, डेल्टा TF विल बी I इंटू KF इंटू M। सुक्रोज है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए I की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी। KF की वैल्यू हमको, वाटर है ना, वाटर के लिए KF की वैल्यू क्या होती है, 1.86 होती है, ठीक है। ये ऑलरेडी आई गेस गिवन होगा, आई गेस मैं डालना भूल गई हूँ, ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। KF की वैल्यू बच्चे आपको पता है 1 इंटू 1.86 इंटू दिस मोलालिटी जो अभी हमने ऊपर निकाली, ये आ गया डेल्टा TF। जब आप इसको सॉल्व करोगे,
एग्जैक्टली दिस वैल्यू को, इट कम्स आउट टू बी 0.372, ठीक है। पर आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, प्योर लिक्विड जो वाटर था वो कितने पे फ्रीज हो रहा था, 0 पे, 0 माइनस जो चेंज आया कितना आया 0.372 का, तो जो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 माइनस 0.372 होगा, विच विल बी माइनस 0.372, ठीक है। तो आप इसको इसीलिए माइनस में लिखोगे, ठीक है, माइनस 0.372। और एक्चुअली ना आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा गया है, तो आपको ये बात ऑलरेडी पता थी कि मैम जब हम टीएफ निकालेंगे तो इट विल बी 0 माइनस जो भी डेल्टा टीएफ आएगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात थी कि वो जो वैल्यू आनी थी वो माइनस में आनी थी, और सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ ऐसा है जो आपको माइनस में गिवन है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपने माइनस देखा और यू विल बी डन, ठीक है जी। कैसा लगा सुन के, मजा आया? चलिए अगला सवाल करते हैं। 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, यहीं से अपने को पता चल गया है कि I की वैल्यू 1 है, ठीक है। मोलर मास अपने को गिवन है, यानी कि आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, कितने निकल के आ जाएंगे 1/250, ठीक है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 1/250, इतना डेटा मेरे को पता चल चुका है अभी तक। was dissolved in 51.2 grams of benzene, ठीक है। If the freezing point constant Kf for benzene is 5.12, the freezing point of the benzene will be lowered by, अब देखो उसने पूछे freezing point of benzene will be lowered by, यानी कि आपकी बार मुझे डेल्टा टीएफ निकालना है ना कि टीएफ निकालना है। तो देखो डेल्टा टीएफ बच्चे लोग कैसे निकालते हैं, I इंटू के एफ इंटू एम, सब कुछ है आपके पास, यू हैव एवरीथिंग, ठीक है जी। अब देखो I की वैल्यू 1, के एफ की वैल्यू गिवन है 5.12, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, ठीक है। तो मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकाले 1/250, और वेट ऑफ बेंजीन इन केजीज हमको गिवन है ग्राम्स में, इसको सॉल्व कर लो यार। 51.2 ये ग्राम्स में है, किलोग्राम्स में करोगे तो डिवाइडेड बाय 1000 या मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। और देखो इनफैक्ट ये जो है 5.12 एंड 51.2 ये कट जाएगा आपस में, सो दैट योर कैलकुलेशन विल बी मच मोर इजियर। तो एग्जामिनर एक्चुअली आपका मैथ्स नहीं चेक करना चाहता, वो देखना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता। एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि बच्चे जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, उसके सारे वैल्यूज में से ऊपर नीचे लिख के देखा करो, क्योंकि जनरली जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो वेल डिजाइंड होते हैं, और वो डेटा जनरली कुछ ऐसा होगा कि वो ऊपर नीचे ना कट जाएगा, ठीक है। अगर आप सपोज करो आप यहाँ पे इस वैल्यू को ऑलरेडी जो है प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेते और नीचे वाली को भी कैलकुलेट कर लेते, तो वो आपके लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा डिवीजन बन जाता जो आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो सब कुछ आराम से कट रहा है, आप समझ पा रहे हो, सो इट्स वेरी इजी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, इट विल कम आउट टू बी 0.4 केल्विन, विच इज ऑप्शन नंबर बी। सही है, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी, है तो मुझे कमेंट्स में बताना। टेलीग्राम चैनल है नीट निकेतन नाम से, ये आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा आराम से। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। A solution contains non-volatile solute of molecular mass M2. Okay,
Which of the following can be used to calculate the molecular mass of solute in terms of osmotic pressure? ठीक है यार, पाई इज इक्वल टू CRT, हमको पता है। इस CRT को जो हमने जो मॉलिक्यूलर मास है किसका, सॉल्यूट का, वो इन्होंने दिया है कैपिटल M2। और देखो यहाँ पे ना ये स्मॉल M2 भी एक्चुअली हमको गिवन है। लेट्स सी कि क्या है। आप बोल सकते हो दिस विल बी N2/VRT, ठीक है। एंड यू कैन से, इन्होंने पता है क्या किया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो M2 है, और जो एक तरीके से गिवन मास है ना उसको M2 किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको स्मॉल M2 बाय कैपिटल M2 लिख के जब सॉल्व करोगे, और इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M2 आपको ये वैल्यू जो है निकालनी है, लाइक दैट, ठीक है। जो देखो हमने किया था वही यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा है। तो जब आप कैपिटल M2 की वैल्यू निकालोगे, इट विल कम आउट टू बी स्मॉल M2RT बाय पाई V। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन मैच करने की कोशिश करोगे तो M2VRT, नो, M2RT बाय पाई V, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आपको बता दिया है क्वेश्चन कैसे करना है। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट आपको अपने एंड पे आप बड़े प्यार से कर दोगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, which one is the best method for the determination of molecular weight of proteins and polymers? Okay, तो ये आपको NCERT में भी गिवन है कि बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिससे लाइक इट इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स, सही है। सो इट वाज एक्चुअली अ थ्योरी रिलेटेड प्रॉब्लम, बता दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 5% solution of cane sugar is isotonic with 1% solution of a substance X. The molecular weight of X is. अब बच्चे isotonic का क्या मतलब है कि इनकी कंसेंट्रेशन जो है वो सेम है। C1/C2 is, C1 is equal to C2। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों के लिए लगाएं। आपको देखो दोनों चीजें गिवन है, अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप क्या बोल सकते हो, N2 या पहले केस के लिए जो केन शुगर है आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केन शुगर डिवाइडेड बाय इट्स द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें केन शुगर है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ X, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मैं इसको गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास लाइक दिस ऐसे कर सकती हूँ दोनों साइड पे, उधर भी चलो कर देते हैं WX MX और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सही है। तो देखो आपको सब कुछ यार गिवन है, गिवन मास इसका 5 ग्राम ले लो, और इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना आ गया 342। W2 आपको गिवन है 1 ग्राम, और दूसरे वाले W2 इज अच्छा दिस, ठीक है, सही है। तो आप जब ये सारे वैल्यूज को पुट कर लोगे, देखो W1 M1 V1 W2 जो एग्जैक्टली हमने वहां किया हुआ है, 5 342 0.1 1 M2 0.1, ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे M2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 68.4, ठीक है, 68.4। आप अभी क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। मैं इतनी जरा पानी पीती हूं, सही है, जल्दी से रीड करिए। ऑफ द फॉलोइंग 0.10 aqueous molar 0.10
molar aqueous solutions, which one will exhibit largest freezing point of depression? यानी कि किसके लिए डेल्टा टीएफ की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? अभी आपको पता है डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होता है? आई के एफ एम। मोलालिटी सबकी सेम है, के एफ, सबके लिए हम सेम सोल्यूशन में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो चीज बची वो क्या है? आई, दैट इज, बताइए, वैन हॉफ फैक्टर। तो चलिए सबके लिए अगर आप आई की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो वो क्या निकलेगी? KCl बच्चे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो जितने आयंस में डिसोसिएट होगा वही उसके लिए आई की वैल्यू है। सही। तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, तो आप यहां से बोल सकते हो इसके लिए आई की वैल्यू जो है वो 2 है। C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता है, आई की वैल्यू 1 है। Al2SO4 होल थ्राइस, बच्चे कैसे ये डिसोसिएट होगा? 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 5, राइट? आई इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखिए K2SO4। K2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा मैम? 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। सबसे ज्यादा आई की वैल्यू किसके लिए आई है? Al2SO4 होल थ्राइस। तो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप देख सकते हो। क्लियर है? सिंपली एग्जामिनर ने आई के बेस पे चाहा कि आप जज करो कि डेल्टा टीएफ, ठीक है, किसके लिए सबसे ज्यादा होगा, जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि डेल्टा टीएफ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन हॉफ फैक्टर। कूल है? चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। The freezing point depression constant for water is 1.86 degrees Celsius. If 5 gram of Na2SO4 is dissolved in 45 gram of H2O, the freezing point is changed by minus 3.82. Calculate the Van 't Hoff factor for Na2SO4. Okay. सो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है डेल्टा टीएफ क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू एम, राइट? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। यहां से आप क्या बोल सकते हो? यू कैन से दैट आई जो हमें निकालना है, आई इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ डिवाइडेड बाय KF इंटू मोलालिटी। अब देखो, आपको डेल्टा TF की जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? KF की वैल्यू आपको गिवन है, आपको निकालनी है सिर्फ और सिर्फ मोलालिटी, जो ये इन्होंने निकाली हुई है। मोलालिटी क्या होता है मैम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई? Na2SO4 का 142 होता है, राइट? सो 5 बाय 142 डिवाइडेड बाय कितने में मिलाया है भाई? 45 ग्राम ऑफ H2O। 45 ग्राम ऑफ H2O का क्या मतलब है? 45 इंटू 10 रेज टू पावर -3 kgs। बस खत्म। ये आ गई मोलालिटी। डेल्टा टीएफ गिवन है, KF गिवन है, निकल जाएगा आपका आई। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इज दैट क्लियर बच्चा लोग? जल्दी से मुझे बताएं। कूल? सही है, सब कुछ गिवन है, आई निकल जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और नीट में पूछा जा चुका है। सो यू कैन सी कि कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने प्यार से क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा इसमें मतलब हो सकता है कि कैलकुलेशन वाला थोड़ा बहुत पार्ट है,
बट कॉन्सेप्ट वाइज आई वुड से इट्स वेरी इजी। ठीक है, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, अभी हम टाइम बचाने के लिए कम कर रहे हैं। मेंस 2011 का क्वेश्चन, ठीक है, एंड यू मस्ट नो मेंस के क्वेश्चंस काफी बार नीट में एज इट इज भी रिपीट हो जाते हैं, एज इट इज। ठीक है, तो ये जो थोड़ा इजी सा क्वेश्चन था और प्लस इसमें मुझे लगा कि तुम अल्फा के साथ डील कर पाओगे, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है जी, सबसे पहले मेरे पास आ गई मोलालिटी ऑफ अ वीक एसिड इज 30% आयनाइज्ड। ओके, कि वो कितना, सिर्फ 30% ही आयनाइज हुआ है, 100% नहीं हुआ। ठीक है, इफ KF फॉर वाटर इज इतना, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले यार हम इसके लिए निकालेंगे क्या चीज, डेल्टा TF निकालेंगे, and we know that delta TF is equal to I into KF into M। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास KF है और हमारे पास मोलालिटी भी है। यहाँ पे अपना मेन मुद्दा क्या है, हमको I निकालना है। ठीक है, तो हमारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी निकल जाएगा। सही है, अभी देखो, अगर हमारा जो वीक एसिड है से वो HX है, वो क्या है, HX। ठीक है, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा यार, H पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही डिसोसिएट होगा। मैंने तुमको बताया था तुम I कैलकुलेट कर सकते हो 1 + n-1 इंटू अल्फा। सही है, n एक पार्टिकल से दो पार्टिकल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको बोल सकती हूँ 1 + 1 इंटू अल्फा। अल्फा की क्या वैल्यू है, 30% आयनाइज्ड है, तो आप कह सकते हो अल्फा इज 0.3, राइट। अल्फा क्या है, 0.3, तो यानी कि 1 + 1 इंटू 0.3, यानी कि टोटल आ जाएगा 1 + 0.3 विच इज 1.3। तो आपने I की वैल्यू भी निकाल ली, I is 1.3, KF आपको गिवन है 1.86, मोलालिटी आपको गिवन है 0.1। ये आप कैलकुलेट करोगे, आपके पास आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया। डेल्टा TF आ गया, अब आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट, तो 0 - डेल्टा TF, तो कितना आ गई वैल्यू, -0.24, -0.24। ऑप्शन नंबर D हियर इज द राइट आंसर। ये हमने कैसे निकाला है, अगर आप सॉल्यूशंस को करोगे एग्जैक्टली वही चीज जो भी पीछे मैंने कराई है, 1 + n-1 इंटू अल्फा। ठीक है जी, बहुत इजी, बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HX इज 20% आयनाइज्ड, यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.2 है। KF आपको गिवन है, द लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिंपली अब की बार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और डायरेक्टली लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। तो देखो डेल्टा TF क्या होता है मैम, I इंटू KF इंटू मोलालिटी। KF गिवन है, मोलालिटी गिवन है, I कैसे निकल जाएगा, I आप निकाल सकते हो 1 + n-1 इंटू अल्फा से। HX वीक एसिड है, कैसे डिसोसिएट होगा मैम, H पॉजिटिव + X नेगेटिव, ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा। तो एक पार्टिकल से दो पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो आप बोलोगे कि N की वैल्यू कितनी है, 2 है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.2 है, तो 1 + 1 इंटू 0.2 यानी कि 1.2। ये वैल्यू आ गई किसकी, I की। I इंटू KF, अब आगे चल देते हैं, I मिल गया, KF कितना है 1.86, मोलालिटी कितनी है 0.5। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि मुद्दा समझ में आ गया है आपको। ठीक है जी, 1.2, 1.86, 0.5, अप्रोक्सीमेटली 1.12 केल्विन। इसमें भी आप ऑप्शन हंटिंग की अप्रोच लगा सकते थे,
क्योंकि उन्होंने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो ये दोनों आंसर्स नहीं हो सकते थे। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन है, ठीक है, जो फाइनल सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना निकल के आएगा। हमसे क्या पूछा गया है? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इज दिस क्लियर? आई बिलीव यस। आगे बात कर लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग 0.1, अरे मुझे लगता है हम आगे आ गए। ओके, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है फिर। ऑल राइट, कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ऑफ द फॉलोइंग 0.10 molar aqueous solutions, which one will exhibit largest freezing point? इनमें से फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होने वाला है? सबके लिए मोलालिटी जो है वो सेम है और सॉल्वेंट भी सेम है, सही है। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, फ्रीजिंग पॉइंट की ही बात हो रही है, यस, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ही हमसे पूछा है, सो वी नो दैट दिस डेल्टा टी एफ इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई क्या है यहाँ पे? वैन हॉफ फैक्टर। सबके लिए आप निकाल सकते हो। के सी एल कैसे डिसोसिएट होगा? के पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, तो सिंपली आप कह सकते हो इसके लिए आई की वैल्यू निकल के आ जाती है 2। ग्लूकोज 1, राइट, क्योंकि ना ही ग्लूकोज एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है। Al2SO4 होल थ्राइस, ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है ना, आई थिंक सो। Al2, अच्छा चलो ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस एंड K2SO4, ठीक है। सिमिलरली यार आप देख लो सबसे ज्यादा I की वैल्यू किस में आ रही है? Al2SO4 होल थ्राइस, so that is why option number C here is the right option, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following salts has the same value of Van 't Hoff factor as K3FeCN6? अब यहां पे एग्जामिनर ने क्या किया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और वैन 't Hoff फैक्टर को मिला दिया आपस में, कि एग्जामिनर ने दोनों चीजें चेक कर ली कि आपको आता है कि नहीं आता। तो देखो भाई ये कैसे डिसोसिएट होता है? इट डिसोसिएट्स एज 3K पॉजिटिव प्लस FeCN होल 6 नेगेटिव, लाइक दिस। तो यहाँ पे बच्चे लोग कितने आयंस बने हैं? 4, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए आप बोल सकते हो कि I की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 4। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि चारों ऑप्शंस में से किसके लिए I की वैल्यू जो है 4 है, ठीक है। NaCl तो हो नहीं सकता, दो आती है उसके लिए वैल्यू। Al2SO4 होल थ्राइस, चलो चेक कर लेते हैं। यू कैन से 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। कितने आयंस बन रहे हैं बेटा? 5, तो ये तो नहीं हो सकता। NaCl भी नहीं हो सकता। Na2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा मैम? 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, है ना। 3 ही आयंस बन रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। कैसे डिसोसिएट होगा देख लेते हैं, ठीक है। You can see here it dissociates into Al3 positive and 3NO3 negative. सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही जवाब। सही बात है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। At 25 डिग्री सेल्सियस the highest osmotic pressure is exhibited by 0.1 molar सॉल्यूशन ऑफ। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर अपने को निकालना है। वी नो दैट पाई इज इक्वल टू ICRT, ठीक है। सभी के लिए जो कंसेंट्रेशन है वो गिवन है 0.1 मोलर। सेम कंडीशंस पे ही बात हो रही होगी। R की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर सबके लिए 25 डिग्री सेल्सियस। बचा क्या?
वैन हॉफ फैक्टर I किसके लिए? यूरिया के लिए तो बच्चे 1 हो जाएगा सीधा। क्यों? क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ग्लूकोज के लिए भी हो गया 1। CaCl2 की अगर बात की जाए तो कैसे डिसोसिएट होगा? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे I की वैल्यू बच्चे कितनी निकल के आ गई? 3। एक आयन बना कैल्शियम 2 पॉजिटिव का, 2 आयन्स बने Cl नेगेटिव के। KCl के लिए I की वैल्यू कितनी होगी मैम? K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ऐसे डिसोसिएट होगा तो I की वैल्यू निकल के आ जाती है 2। तो जिसके लिए I की वैल्यू सबसे ज्यादा, उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा पाई इज प्रोपोर्शनल टू वैन हॉफ फैक्टर। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाता है CaCl2। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which one is a colligative property? Boiling point, yes मैम, सुना है हमने। वेपर प्रेशर, ये भी सुना है हमने। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी सुना है हमने। और फ्रीजिंग पॉइंट, मैम ये तो चारों ही लग रही है। क्या करें? क्या जवाब है इसका? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैम, कैसे जवाब देना है फटाफट से बताओ। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ colligative property. Elevation in boiling point is a colligative property. Vapor pressure colligative property नहीं होता। Relative lowering of vapor pressure colligative property होता है। Osmotic pressure तो मैम पक्का होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। हम समझ गए क्या गेम है ना। Freezing point नहीं होता मैम, समझ में आ गया बस, है ना। Depression in freezing point होता है, सही है, समझ में आ गया भाई। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन आप एक बार रीड कर लीजिए, सही है। आगे चलते हैं, काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और कहते ही हमारा सेशन जो है वो खत्म हो गया है। तो आज के लिए इस चैप्टर के लिए इतना ही। मुझे लगता है सॉल्यूशंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, कोई परेशानी नहीं हुई है एंड हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ये ओके, तो चलो, मुझे लगता है यू एंजॉयड द सेशन, यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड कल से नया चैप्टर शुरू करते हैं। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। See you soon, Bacha Party. As I always tell you, we are always with you. Okay? अभी के लिए bye bye.